हबशियों ने बड़ी फुर्ती से जवाद को दरख्त के तने के साथ ऐसे जकड़ दिया कि वो गरीब जिस्म के बालाई हिस्से को 1 इंच भी हरकत नहीं दे सकता था। इसकी पेशानी पर भी रस्सियों की तह मौजूद थी। अलबत्ता जिस्म के ज़ेरी हिस्सा को शिकंजे में जकड़ने की कोशिश नहीं की गई थी और वो महज बंधा हुआ था। दोनों हबशी डॉक्टर को तने से जकड़ने के बाद दूर हट गए। गिद्ध जैसा एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा। इसने हाथ में एक थैला अलिफाटे रखे था। जवाद के करीब पहुंचकर उसने थैले से एक कीलनुमा छेनी और हथौड़ा और फिर पत्थर का एक मर्तबा निकाला जिस के साथ अजीबो गरीब शक्ल की एक खुफ भी थी। इसके बाद बूढ़ा छेनी और हथौड़ा लेकर डॉक्टर के कुछ और करीब जाकर खड़ा हो गया, जो अदब भी खामोश था। बूढ़े ने एक नौजवान शख्स को इशारा किया। नौजवान ने आगे बढ़कर किसी दरख्त के ताज़ा पत्ते इसके हाथ में थमा दिए। बूढ़े ने उन्हें मिट्टी में मसलकर उनका अर्क डॉक्टर के सर पर डाल दिया। फिर उसने छेनी अलिफाटेई और उसे डॉक्टर जवाद के सर पर रख दिया और हथौड़े वाला हाथ बुलंद किया। मैं आने वाले अज़ियतनाक लम्हे का तसव्वुर करके लरज़ गया। मेरे खुदा किस कदर हौलनाक था वो मंजर, जब बूढ़े ने छेनी पर हथौड़े से ज़रब लगाई और डॉक्टर जवाद के सर से खून का फवारा उबल पड़ा। दूसरे ही लम्हे जवाद की आंखें बंद हो गई और उसका भेजा खुल गया। गालिबन इसके हवास जवाब दे गए थे। मुझ में ताब नज़ारा न थी। मैंने आंखें बंद कर ली, इसीलिए सरंगा की सरगोशी दोबारा मेरे कानों में गूंजी। अजीज़म जाबिर, अगर तुमने हिम्मत हार दी तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। जवाद की फिक्र मत करो, वो डॉक्टर है, जबशी इसे मार नहीं सकते। मैंने बमुश्किल तमाम आंखें खोलकर जवाद की तरफ देखा। बूढ़ा अब जवाद की खोपड़ी से बहने वाला खून साफ कर रहा था। इस काम से फरागत पाकर उसने जवाद के सर पर जमाकर मर्तबान इसमें अलिफाल्ट दिया। सिया रकीक महलूल कतरा कतरा के खुफ में गिरने लगा। अब समझ में आया कि दरअसल ये डॉक्टर जवाद का ज़हनी मर्ज दूर करने के लिए एक हौलनाक तरीका इलाज इख्तियार किया गया था। ये देखकर मेरा दिमाग चकराने लगा। शेख ताहिर का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो मेरे बाईं जानिब किसी बेजान मुजस्समे के मानिंद खड़ा जवाद को घूरे जा रहा था। अलबत्ता सरंगा के चेहरे पर इस वक्त भी एक ठहराव और सुकून था। इसका चेहरा किसी भी किस्म के जज्बात की तर्जुमानी करने से कासिर था। नंग धड़ंग सियाफाम हबशियों का गौल फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ। शेख ताहिर ने सहमी हुई आवाज में कहा, सैयदी जाबिर, अब उनका रुख हमारी तरफ है, खुदा खैर करे। मैंने ज़बान बंद रखी। जवाब किया देता, जबकि खुद मुझे मालूम नहीं था कि अब उनका हमारे साथ क्या सलूक होगा। आगे वही शैतान सिफत बूढ़ा था जिसने सफाकाना तरीके से डॉक्टर जवाद का इलाज किया था। हमारे करीब आकर उसने बारी बारी हमें देखा, हमारी आंखों की पुतलियां हटा हटा कर जायजा लिया और हुजूम को मुखातिब करके बोला, ये लोग ठीक हैं, काम कर सकते हैं। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, डॉक्टर, अब खैरियत से है, देवता इसका मर्ज दूर कर देंगे। शुक्रिया, मैंने बूढ़े को जवाब दिया और लरजती हुई आवाज में पूछा, हमारे लिए अब क्या फैसला किया गया? फैसले का इख्तियार सिर्फ अकुबला को है। बूढ़े ने इस बार हमदर्दी से जवाब दिया। उधर बरहना नौजवान नेज़े ताने हमें खा जाने वाली नजरों से तोल रहे थे। बूढ़ा अपना जुमला मुकम्मल करके जाने के इरादे से पलटा ही था कि मैंने जल्दी से दरियाफ्त किया, हम मुक़द्दस अकुबला से कब मिल सकेंगे? मुक़द्दस अकुबला अजीम है, अपना दीदार कराना उसकी मर्जी पर मुनहसर है। बूढ़े ने बड़ी अकीदत से कहा। फिर मेरे साथियों को कनखियों से देखकर आहिस्ता से मुझे मुखातिब किया, मौत बरहक है। फिर इससे कबल के मैं कोई और बात दरियाफ्त करता, वो तेजी से एड़ियों के बिल घुमा और दरख्तों के झुंड की समत चला गया। बाकी हबशियों ने हैन आगे चलने का इशारा किया। वो हैन कोई 2 मील दूर घने जंगलों में ले गए। वहां बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे पड़े हुए थे।
उन्होंने हुक्म दिया कि हम ये गट्ठे अपनी अपनी पीठ पर बांधकर बस्ती में पहुंचाएं। ये काम सख्त जानलेवा और अजियतनाक था, खुसूसन गर्मी और धूप की तमाज़त। मैं लकड़ी पीठ पर डाले बस्ती का 2 मील तवील सफ़र हमारे लिए नामुमकिन था। शेख ताहिर और मैं तो किसी तौर पर मुसीबत बर्दाश्त भी कर सकते थे, लेकिन सरंगा बिल्कुल इस काबिल नहीं था कि वो ये बोझ अपनी नातवाह कमर पर लाद सके। मैंने सरंगा से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसने सर्द लहजे में जवाब दिया, तो मुगा की पेशगोइयां जरूर पूरी होंगी, इनकार की क्या मजाल है। उठाओ ये लकड़ी और अपनी आफियत की दुआ मांगो। हबशियों ने हमारी कमर पर भारी गट्ठे रस्सियों से जकड़ दिए और हमें दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरने के लिए हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में हमारे सांस फूल गए और कमर में दर्द होने लगा। शेख ताहिर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने हबशियों से फरियाद की कि यह लकड़ी बहुत वजनी है और हमारी ताकत से बाहर है। इस पर उन्होंने एक कहकहा लगाया, ये शोइल्ला का हुक्म है, मगर ये हमारे लिए नामुमकिन है। मैंने जुर्रत से कहा, फिर शोइल्ला के हुक्म से हर नेज़ा तुम्हारे जिस्म के पार कर दिया जाएगा। उन्होंने सपाट लहजे में जवाब दिया। अब कोई दादो फरियाद बेकर थी। खमीदा पुष्ट होकर हमने हाँपते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देख सकते थे। इस अजियत का तज़किरा किस तरह किया जाए। 1.5 फरलांग के बाद असाब जवाब देने लगे और एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। अचानक शेख ताहिर ने धारना शुरू कर दिया। वो पानी तलब कर रहा था। हबशियों ने मिट्टी का एक कटोरा इसके मुंह से लगा दिया। कोई 1 मील तक ना हमवार रास्तों पर चलते चलते कदम लरजने लगे थे। मैंने उनसे कुछ देर आराम करने की दरख्वास्त की। उन्हें ना मालूम क्यों हम पर रहम आ गया। वो तैयार हो गए। इसकी वजह गालिबन ये हो कि हमारी सुस्त रफ्तारी से वो खुद भी थक गए थे। उन्होंने हमारी रस्सियां खोल दे। रस्सियां खिलने के फौरन बाद एक दिलखराश सानिहा पेश आया। शेख ताहिर को ना जाने क्या सूझी। वो हज़ियान बकने लगा और उसने सामने की समत बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। मैंने इसे पूरी ताकत से चीख कर आवाज़ दी कि वो ठहर जाए, लेकिन वो वाही तबाही बकता हुआ भागता ही रहा। फिर वही हुआ जिसका खदशा था। एक हबशी ने हाथ उठाकर नेज़ा तान लिया और वो इसे शेख के जिस्म में उतारने ही वाला था कि मैंने इसका बाजू पकड़कर रोकना चाहा और गिलगिलाकर फरियाद की कि वो पागल हो गया है, इस पर रहम किया जाए। यकलख्त शेख ताहिर कुछ आगे जाकर खुद ब खुद रुक गया, जैसे इसे पगडंडी पर अपनी मौत नजर आ गई हो। वो मुड़ा तो इसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। न जाने आगे जाकर इसे क्या चीज़ दिखाई दी थी। ये हम इससे कभी नहीं पूछ सके। हमें इसका मौका ही नहीं मिला। कुछ दूर वापस होने के बाद इसने फिर दूसरी समत अचानक भागना शुरू कर दिया। मेरी दरख्वास्त का क्या असर होता। मेरी पुश्त से एक नेज़ा तीर की तरह लपका और शेख ताहिर का बाजू चेद गया। मैंने इसे कर्बनाक चीख मारकर गिरते देखा। फिर वो माही बेआब की तरह तड़पने लगा। मुझे और सरंगा को हबशियों ने घेर लिया। चंद हबशी भागकर चीखते चिल्लाते शेख ताहिर के करीब गए। वो खारदार झाड़ियों में औंधे मुनपोड़ा आखिरी हिचकियां ले रहा था। हबशियों ने इसे खींचकर सीधा किया। शेख के मुंह से झाग उबल रहा था। जब हम वहां पहुंचे तो इसने हसरत भरी नजरों से मुझे देखा। मैं बेबसी और बेकिसी की वो निगाहें कभी नहीं भूल सकता। मुझे इसकी अजियत देखकर झुरझुरी आ गई। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो नेज़े की अनी मेरे जिस्म में चुभने लगी। सरंगा बहुत मुतासिफ नजर आ रहा था, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, इसने सरंगा को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया। जिन हबशियों ने शेख ताहिर को सीधा किया था, वो अब अपने नेज़े फेंक कर न जाने क्यों दर्दनाक आहो बका करते हुए दरख्तों के झुंड में इधर उधर भाग रहे थे। उनकी आवाज़ों से जाहिर होता था कि वो हद दर्जा खौफजदा हैं जिन हबशियों ने हमें घेर रखा था। उनकी नज़र जब शेख ताहिर के खून आलूद जिस्म पर पड़ी तो उनकी भी यही कैफियत हुई। वो भी बेतहाशा भाग खड़े हुए। मैं और सरंगा एक दूसरे
को इस्तफहामिया नजरों से देखने लगे। शेख ताहिर झाड़ियों में बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मैं और सरंगा इसके करीब गए तो खौफ की एक लहर हमारे असाब झंझोड़ गई। शेख ताहिर के सीने पर जारा काका की खोपड़ी का अलिफाबेरा हुआ निशान वाज़े तौर पर नजर आ रहा था, जैसे इसे बाकायदा सीने पर दागा गया हो। इसके मुंह से नीला नीला झाग बह रहा था और आंखें हलकों से बाहर आ गई थी। जिल्द की रंगत तेजी से सिया पड़ रही थी। सरंगा ने जारा काका की उभरी हुई खोपड़ी का निशान देखकर दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। मेरी कैफियत सरंगा से मुख्तलिफ थी। इस अजीब और गरीब न्योले की रूहानी कुव्वत के बारे में अहमद बिन ताहिर तो मुगा और रात वाली अफ्रीकी दोशीज़ा तोशा ने मुझे बहुत कुछ बताया था। इसने कहा था कि इस जजीरे के लोगों का अकीदा है कि जिस शख्स के पास जारा काका की खोपड़ी मौजूद हो वो दुनिया के हर जादू और टोने से महफूज रहता है। जारा काका की बदसूरत खोपड़ी आदमी को तमाम रूहानी और दुनियावी नेमतों से नवाजती है। मैंने कुर्बो जवार का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई हबशी मौजूद नहीं था। उनके भागने की वजह यकीनन जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी साबित हुई थी। मगर यह हमारा साथी आखिर क्यों जारा काका के इताब का निशाना बना? मैं गुंग सा खड़ा इस गैरमामूली वाक़ये पर गौर करता रहा तो मुगा ने कहा था कि हम अंधेरों की तरफ जा रहे हैं, जहां आतिश फिशा है, कांटे हैं, खून ही खून है। हम किस मुसीबत में घर गए थे? पूरा जहाज तबाह हो गया, हमारे तमाम साथी मारे गए। अब हम सिर्फ 5 आदमी जिंदा रह गए थे, जिनमें से फलोरा को शोइल्ला ने अपने लिए मुंतखब कर लिया था और डॉक्टर जवाद मौत के करीब था। ऐसे आलम में कोई क्या कर सकता है और क्या सोच सकता है? क्या हमारी मौत इसी जजीरे में लिखी है? फरार का ख्याल अबस था, लेकिन ज़हन में बार बार फरार के मंसूबे उभर रहे थे। फरार, अगर मैं इस मनहूस जजीरे से निकल जाऊं तो मुमकिन है ये गैर मरी तो तुम मेरा ताकुब खत्म कर दे। मगर फरार कोई आसान काम तो नहीं था। फलोरा को उन मकरू लोगों के हवाले करके फरार का ख्याल करना एक आशिक सादिक को ज़ेब नहीं देता था। यह गैरत व हमियत की बात भी थी। मगर फलोरा को साथ लेकर और उसे शोइल्ला की नज़रों से बचाकर ले जाने का ख्याल भी हमाकत था। यह मौका बहुत गनीमत था। हबशी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। हम उन जंगलों में छुपते छुपाते अपनी कुश्ती कहीं न कहीं तलाश करके सफ़र शुरू कर सकते थे। मैंने सरंगा को हम ख्याल बनाने के लिए इसकी तरफ देखा। वो हसब मामूल अपनी मूर्ति को अकीदत से चूम रहा था। इस दौरान वो गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता था। मैंने इसका इंतज़ार किया जब वो मूर्ति पर गुलहाए अकीदत निछावर कर चुका तो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, जाबिर, ये कितनी अजीब और हैरान कुन बात है कि यहाँ एक न्योला मर जाने के बाद देवता का रूप इख्तियार कर लेता है। वो काबिल परस्तिश हो जाता है। जारा काका की यह हकीकत बाइस हैरत है। ये सरजमीन अफ्रीका का एक अजूबा है। मगर सवाल ये है कि हमारे साथी की मौत का जारा काका से क्या ताल्लुक हो सकता है? तो मना ने मुझे इस जजीरे के मुतालिक बहुत कुछ बताया था। मोहतरम सरंगा, हमने इसकी परवाह न की। मैंने आदास से कहा, मगर सरंगा में सोचता हूं कि क्या हम इस सुनहरे मौका से फायदा नहीं उठा सकते? मौका फिर शायद ना आए। हम बहुत आसानी से साहिल तक पहुंच सकते हैं। फरार का ख्याल जहन से निकाल दो। अजीजम जाबिर, सरंगा ने इस बार ठोस लहजे में कहा, हर बात के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। अभी इसका मौका नहीं आया। इस कदर बदली की जरूरत नहीं। बाज औकात तुम बहुत बुकरात बनते हो। मैं कहता हूं फिर सोच लो। तुम नौजवान हो सैयदी जाबिर। मेरी आंखों की तरफ देखो, तुम्हें उनमें कुछ नजर नहीं आता। गौर से देखो, इनमें तजुर्बों का एक समंदर मौजन है। इंतजार करो जाबिर। हैरत है तुम फ्लोरा को छोड़ रहे हो, जिसके लिए तुम इतने परेशान और मुस्तरिब थे, और मुझे सरिता को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम इतने खुदगरज कैसे हो गए? सरंगा ने झुंझलाकर कहा, सरिता और फ्लोरा का ख्याल छोड़ दो सरंगा। वो हमारे लिए मर गई।
ये मनहूस जजीरा किसी भी लम्हे हमारी अलमनाक मौत का सबब बन सकता है। तुम कहते हो कि वो सरिता को हाथ नहीं लगा सकते। मैं कहता हूं ये ख्याल खाम है। उनके यहाँ हसन की कोई कदर नहीं। तुम अपनी बच्ची की इस्मत अपने सामने लगती हुई देखोगे और कुछ ना खिसकोगे। इस सिया फार्म जजीरे से सफ़ेद फार्म औरतें वापस चली जाएं। क्या तुम्हें ये आसान बात लगती है? सैयदी, तुम्हारे हौसले पस्त हो चुके हैं। मैंने ऐसे हालात से निमटने के लिए अपनी जवानी और उम्र का बड़ा हिस्सा गंवाया है। मैं अपनी बच्ची का ख्याल छोड़ दूं और उसे इन वहशियों के हवाले कर जाऊं? सरंदा के लिए ये मुमकिन नहीं है। सरंदा दास की एक उम्र इबादत वराजत में गुजरी है। सुनो सैयदी जाबिर, तुम इंग्लिस्तान के पढ़े हुए नौजवान हो और रूहानी करिश्मों के कायल नहीं हो। मैं तुम्हें बताऊं कि सरंदा का साथ तुम्हारे लिए यकीनन निजात और आफियत का मूजिब है। इससे ज्यादा कुछ कहने और पूछने की कोशिश न करना। ऐसी बातें महसूस की जाती हैं, बताई नहीं जाती। अब आओ मेरे साथ चलो, ऐसी में वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम खुद को उनके हवाले कर देंगे। सरंदा के लहजे में कुछ ऐसी तासीर थी कि मैं गर्दन झुकाए इसके साथ हो लिया। आखिरी बार मैंने शेख ताहिर के सिया जिस्म पर एक नज़र डाली और उसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगी। हमारा एक साथी हमसे जुदा हो गया था। वापसी में सारे रास्ते हमें कोई शख्स नजर नहीं आया। जब हम बस्ती के करीब पहुंचे तो वहां शाम हो चुकी थी। उन्होंने हमें देखते ही पकड़ लिया और जानवरों की तरह हानुकते और धक्के देते हुए हा हा हो के बेहंगम और बेरब्त नारे लगाते हुए हमें झोंपड़ी में छोड़ गए। वहां तूषा और नीरी, सरिता और फ्लोरा महफूज और मौजूद थी। तूषा की आंखों में मसरत रख्सां थी, इसके होंठ लरज रहे थे। फ्लोरा अभी तक फर्श पर लेटी हुई थी और उसके बदन के बड़े हिस्से से कीड़े मरकज अलहदा हो चुके थे। इसकी आंखें खुली हुई थीं। इसने मेरी तरफ हसरतनाक नजरों से देखा। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर बोल ना सकी। जहां जहां से कीड़े अलहदा हुए थे वहां वहां इसका बदन और निखर गया था। झोंपड़ी मुर्दा कीड़ों की एक अजीब खुशगवार महक से भी हुई थी। मैंने तोशा से फ्लोरा का हाल पूछा तो इसने बताया कि रात तक तमाम कीड़े अलहदा हो जाएंगे मगर वो गुफ्तगू करने के काबिल 2-3 दिन बाद हो सकेगी। वो इसके मुंह में एक महलूल पका रही थी। फ्लोरा को देखकर मेरी हालत अजीब थी। वो बिलाशुबा हसन और जमाल का एक शाका थी। कोई अप्सरा, कोई परे। ऐसी औरतें कभी कभी पैदा होती हैं मगर वो हूर शमाइल दोशीज़ा बदसूरत और बदहैत शोइला पर कुर्बान की जा रही थी। कोई इंसाफ करने वाला नहीं था, कोई रवादरी को मौजूद नहीं था। मैं गर्दन झुकाए एक कोने में बैठ गया। सरंदा सरिता से बातों में मसरूफ था। हम लोगों ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था मगर भूख किसे थी। शेख ताहिर की दर्दनाक मौत ने भूख आड़ा दी थी। हम बुरी तरह थके हुए थे। मुझ पर तो इज़्मेहलाल तारी था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं किसी तरह जारा काका की खोपड़ी हासिल करने मैं कामयाब हो जाऊं तो मेरे फरार में आसानी हो सकती है और मैं इस कबीले की सजाओं से भी महफूज हो सकता हूं। जारा काका की खोपड़ी कबीले के मुक्तदर लोगों के गिले में मौजूद थी। इस झोंपड़ी में मुक़य्यद रहकर उसे हासिल करने का ख्याल जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। मुझे ख्याल आया कि बस्ती के इस तबीब के गिले में वो खोपड़ी मौजूद है जिसने डॉक्टर जवाद का ऑपरेशन किया था। अगर मैं रात को किसी तरह यहां से निकलने में कामयाब हो जाऊं तो जंगल के आखिरी सिरे के गार पर वाक़े तबीब की इकामतगाह में दाखिल होकर उसकी गर्दन से जारा काका की खोपड़ी वाली माला उतार सकता हूं। ये काम रात के अंधेरे ही में हो सकता है, जब तबीब सो रहा हो। हरचंद के इस अक़दाम में खतरे ही खतरे थे और कामयाबी का इम्कान न होने के बराबर था। लेकिन मौत तो यूं भी सर पर मंडला रही थी। मैंने तय कर लिया कि रात को मैं यहां से फरार होने की कोशिश करूंगा। मैं इस सिलसिले में तोशा से मदद ले सकता था। जितना वक्त गुजरता गया
मंसूबे की तंजीम और तरतीब मेरे जहन में वाज़ेह होती गई। मैं एक अज़्म के साथ अलिफाटे और मैंने बेइख्तियार सा होकर तोशा के गिले में बाहें डाल दे। रात को हसब मामूल हमारे लिए खाना आया। तोशा और नीरी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। जब मैंने पूरे तौर पर उन लड़कियों को अपना गिरविदा और वाला विश्यदा बना लिया तो इस इलाके के महल वकू शोला ओ कालारी की झोंपड़ी हस्ती के तबीब खास की इकामत गा फासिलों, रसूम व रिवाज और दूसरे मामलों के मुतालिक ज़रूरी मालूमात बातों बातों में हासिल कर ले। वो रात खूब गुजरी। अब मुझे फासिलों का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था। रात के पिछले पहर जब हम सब बुरी तरह थक गए और ऐशो नशात के लम्हों में वो कैफ बाकी ना रहा, तो मैंने नीरी और तोशा को सोने की तरफ माइल किया। मुझे यकीन था कि पहरेदार ऊँघ रहे होंगे। पहले तो मेरा ख्याल था कि तोशा और नीरी से फरार में मदद लूं, लेकिन अलहर लड़कियां कोई भी गलती कर सकती थीं या शोर मचा सकती थीं। चुनांचे मैंने उनके सोने का इंतजार किया। मैं बार बार उठकर दरवाजे से बाहर का मंजर देखने की कोशिश करता था। बाहर मौत का सन्नाटा तारी था। जंगली जानवरों और झींगरों की आवाजों के सवा कोई आवाज इस वीराने में नहीं उठ रही थी, लेकिन मैं पहरेदारों की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर देखने से कासिर था, क्योंकि अंधेरा बहुत गहरा था और उनके सियाह जिस्म अंधेरे में गुम हो गए थे। लेकिन अगर वो जाग रहे होते तो उनके जिस्म के कड़े एक दूसरे से टकराकर जरूर कोई ना कोई आवाज करते, जैसा अमूमन होता है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने झोंपड़ी का दरवाजा खसकाया। बाहर कोई हरकत नहीं हुई। मैंने दरवाजा जरा सा खोल कर देखा तो वो दोनों जमीन पर दराज थे। नेज़े उनके सीने पर थे। मैं किसी और लम्हे का इंतजार किए बगैर दरवाजा खोलकर निहायत सुरत लेकिन बहुत खामोशी से बाहर आ गया। मगर जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, एक हबशी मेरी आहट सुनकर जाग गया। इसे संभलने का कोई मौका देना अपनी जिंदगी खो देने का सामान पैदा करना था। वो सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था और अल्फाटेना ही चाहता था कि मैं दौड़कर उसके सीने पर चढ़ गया और उसकी गर्दन पर इतने जोर की लात मारी कि एक झटके में उसकी गर्दन ढलक गई। मैंने इसे चीखने की मोहलत ना दी और पूरी शिद्दत से एक और ज़र्ब सर पर लगाई, लेकिन इसके तड़पने से इसके जिस्म का कोई हिस्सा दूसरे सोए हुए पहरेदार के जिस्म से मिस हो गया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उधर मेरे हाथ में नेज़ा था। वो अपना नेज़ा काबू में करने और कोई वार करने की तैयारी में था कि मैं तेजी के साथ वहां से अलिफाटे गया और मैदान की एक समत भागने लगा। मेरे हाथ में एक नेज़ा था और मुझे डर था कि कहीं वो शोर न मचू दे और दूसरे हबशियों को न जगू दे। आसपास मरकजी बस्ती तो नहीं थी।